हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म एग्जाम 4 क्लास 6। सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। टाइम अलाउड रहेगा 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स आपके रहने वाले हैं 60। पेपर को हम कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं जो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड हैं, क, ख, ग और घ, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में कुल 11 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न क्या हैं, अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आपको लिखने हैं। सबसे पहले खंड क में क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको अपठित बोध दिया गया है। जो अपठित बोध होता है ये आपकी बुक से नहीं होता, ये कहीं से भी लिया गया जो है खंड होता है, ठीक है, जिसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर लिखने हैं। जलेबी भारतीय मिठाइयों में से एक प्रमुख स्थान रखती है। यह गोल घुमावदार आकार की कुरकुरी और रसीली मिठाई होती है। सभी बच्चे जानते हैं जलेबी क्या होती है ना, और सभी बच्चों को अच्छी भी लगती है। और इसे कैसे तैयार किया जाता है, मैदे के घोल से तैयार किया जाता है। गरम तेल में तले जाने के बाद इसे चाशनी में क्या किया जाता है, जब जिसको तल देते हैं, आपने जलेबी बनती ज़रूर देखी होंगी, तो उसको जो है फिर उसके बाद क्या करते हैं, चाशनी के अंदर डुबा देते हैं ताकि उसको वो मीठी हो जाए, ठीक है। बच्चे बड़े बूढ़े सभी इसे बहुत पसंद करते हैं। जलेबी का मूल नाम क्या था, जलाबिया था, जो एक अरबी मिठाई थी। कौन सी मिठाई थी, ये एक अरबी मिठाई थी। यह भारत में लगभग 15वीं शताब्दी में मध्य एशिया से आई मानी जाती है, ठीक है। उत्तर भारत में लोग इसे गर्म दूध या दही के साथ खाना पसंद करते हैं, जबकि गुजरात में इसे फाफड़ा जलेबी यह एक लोकप्रिय क्या है, नाश्ता है। अब आपको प्रश्न दिए गए हैं, जलेबी को किस में तला जाता है। तो जलेबी को कैसे तला जाता है, जलेबी को तेल में तला जाता है। हमने ऊपर पढ़ा है कि इसको जो है गरम तेल में तले जाने के बाद, तो गरम तेल में तला जाता है। जलाबिया शब्द का संबंध किस भाषा से है, तो जलाबिया शब्द जो है वो एक कैसी मिठाई है, अरबी मिठाई है। तो इसका आंसर आपका क हो जाएगा, अरबी। गुजरात में जलेबी किसके साथ खाई जाती है, तो गुजरात में जो जलेबी है वो किसके साथ खाई जाती है, वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फाफड़ा जलेबी जो है गुजरात में लोकप्रिय नाश्ता है। तो किसके साथ खाई जाती है, ये फाफड़ा के साथ खाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फाफड़ा। नेक्स्ट देखिए, जलेबी कैसे तैयार की जाती है। तो कैसे तैयार की जाती है, पहले उसको तेल में डुबाया जाता है और फिर उसको चाशनी में डुबोया जाता है। तो यहाँ से करेंगे, गरम तेल में तले जाने के बाद इसको चाशनी में डुबोया जाता है। इस तरह से इसको तैयार किया जाता है। क्लियर, ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये फोर्थ का आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर वही यही जी में लगी, हाय क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, चूं पड़ेंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वो समंदर और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वो उसी में जा गिरी मोती बनी। काव्यांश के अनुसार बूंद किसकी गोद से निकली थी, तो किसकी गोद से निकली थी, बादलों की। ये यहाँ पे दिया गया ना, बादलों की, जो निकलकर बादलों की गोद से थी। तो किसकी गोद से निकली, वो बादलों की, ठीक है। बूंद किसकी वजह से समंदर की ओर चली गई, बूंद जो है हवा के कारण, ठीक है। तो ये दिया गया है ना, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, हवा के कारण जो है वो समंदर की ओर आई अनमनी, तो हवा के कारण वो जो है बह गई। तो आंसर आ जाएगा हवा की वजह से। बूंद कहाँ पहुंचकर मोती में बदल गई, तो यहाँ पे है ना, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी। तो किसकी वजह से, सीप। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, कहाँ पहुंचकर मोती बन गई, वो सीप में, ठीक है। बादलों से निकलकर बूंद क्या सोच रही थी, बादलों से निकलकर वो सोच रही थी कि उसके साथ क्या होने वाला है, वो क्यों घर छोड़कर आई, वो बचूंगी या धूल में मिलूंगी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, इस तरह से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बूंद क्या सोचती है कि मैं घर छोड़कर क्यों आई, बचूंगी या मैं धूल में मिलूंगी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, तो ऐसा वो सोचती है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए खंड ख दिया गया है, व्याकरण दी गई है। निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, मिलान करने हैं उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, तो देखिए जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा है वो क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, यहाँ पर घोड़ा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि घोड़ा पूरी घोड़ा जाति उसके बारे में बता रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी का नाम है, ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम क्या हो जाएगा, खड़ग सिंह। भाववाचक संज्ञा क्या है, जो हमें भाव के बारे में बताती है और जिनको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते चीज़ों को, वो भाव में आते हैं। तो निराशा जो है वो क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4 है, डैश खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ, उचित सर्वनाम शब्द से रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो डैश की जगह क्या लगा सकते हैं, वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ, तो वह क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है। धरती के सूखे अधरों पर दी गई पंक्ति में एक विशेषण शब्द पहचान कर लिखना है। तो देखिए विशेषण क्या होता है, जो किसी भी वस्तु की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है धरती के सूखे अधर, अधर क्या होते हैं, होठ। तो होठ कैसे हैं, होठ की विशेषता सूखे बता रहा है कि जो होठ हैं वो सूखे हुए हैं, तो सूखे क्या हो गया, इसमें विशेषण हो गया, तो सूखे क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, आकाश शब्द का एक पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा आसमान, लिख सकते हो आसमान, ठीक है। आकाश का और नभ लिख सकते हो। क्लियर, ये इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 7 है, जो राज करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो राज करता है उसको क्या कहते हैं, हम उसे राजा कहते हैं। लट्टू होना मुहावरे का अर्थ लिखना है। तो लट्टू होना यानी क्या हो जाता है, मोहित होना, किसी पे मोहित होना, वो क्या कहलाएगा, लट्टू होना। ता प्रत्यय से बना एक शब्द, प्रत्यय क्या होते हैं, जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, और जो आगे लगते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। तो ता प्रत्यय से बनने वाला एक शब्द आपको लिखना है। ता प्रत्यय से जैसे देखिए कुशल है, कुशल क्या है, मूल शब्द हो गया, ठीक है। अब इसके पीछे ता लगा दीजिए, ता क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, तो क्या बन गया, कुशलता। इसी तरह सफल है, सफल एक मूल शब्द है और इसके पीछे ता लगा दीजिए तो ये प्रत्यय हो गया और ये क्या बन गया, सफलता। इस तरह से आप और भी शब्द बना सकते हो। अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अब इसमें देखिए, इसमें मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करके देखिए। इसमें गुण जो है वो क्या होगा, मूल शब्द है, और ये जो अव है ये आगे लग के इसका इसने मीनिंग बदल दिया है। तो अव क्या है, यहाँ पे अव जो है यहाँ पे उपसर्ग है, और गुण क्या है, यहाँ पे गुण जो है इसका मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है, मूल शब्द हो जाएगा। क्लियर, तो इसमें उपसर्ग कौन सा है, अव जो है इसके अंदर उपसर्ग है। नेक्स्ट देखिए खंड ग दिया गया है, पाठ्य पुस्तक के ऊपर आधारित पद्यांश दिए गए हैं, ये आपकी बुक से लिए गए हैं। निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। देखिए, वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान, उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरात करते, खुद दाना खिलाते और देख देखकर प्रसन्न होती थी। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि सब अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते हैं, तो क्या किस नाम से पुकार रहे हैं, सुल्तान की। बाबा भारती को घोड़े की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी लगती है, तो कौन सी है, उसकी चाल। वो कह रहे हैं उसकी चाल पर लट्टू थे, तो उसकी चाल जो है उनको सबसे अच्छी लगती थी। नेक्स्ट देखिए, बाबा भारती ने अपने घोड़े की चाल की तुलना किससे की है, तो बाबा भारती ने अपने घोड़े की चाल की तुलना मोर से की है, ठीक है। लास्ट लाइन में दिया गया है, किस पंक्ति से पता चलता है कि बाबा भारती का घोड़े से गहरा लगाव था, तो इसमें क्या आ जाएगा कि मैं सुल्तान के बिना जो है नहीं रह सकूंगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस लाइन से पता चलता है कि वो उनके साथ उनका गहरा लगाव था। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर जो है आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा किस नाम से प्रकाशित हुई थी और इस आत्मकथा के कारण उन्हें क्या जो है सजा मिली। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा किस नाम से जो है प्रकाशित हुई थी, निज जीवन की एक छटा, ठीक है, निज जीवन की एक छटा, इस नाम से प्रकाशित हुई थी। और उन्हें क्या सज़ा मिली थी, फांसी की सज़ा मिली थी। यहीं पे आंसर करेंगे
फांसी की। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है अपने मनपसंद पशु या पक्षी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये आप अपने खुद से लिखेंगे। अगर आपके घर में कोई पेट है तो उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ये आप खुद से करेंगे। समूह में खेले जाने वाले किन्हीं 2 खेल के नाम बताइए। तो कौन से 2 खेल हो सकते हैं? 2 खेल खो खो हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? कबड्डी हो सकता है। क्लियर? कबड्डी हो सकता है, खो खो हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं। तो हॉकी का जादूगर किसे और क्यों कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर जो है किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को। ठीक है, आंसर देखते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे अपने प्रभावशाली प्रदर्शन, खेल भावना और गेंद पर अद्भुत नियंत्रण के कारण जो है क्या थे? प्रसिद्ध थे। उनकी गोल करने की क्षमता इतनी उत्कृष्ट थी कि विरोधी टीमों के लिए उन्हें रोक पाना बहुत कठिन होता था। इसी कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया। यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी माताजी का आपके जीवन में क्या योगदान है? कोई 3 बिंदु आपको लिखने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बच्चे आप खुद से लिख सकते हो कि माताजी का क्या योगदान है। ठीक है, फिर भी एक हिंट के तौर पर यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ। माताजी ने मुझे जन्म दिया और प्यार से मेरा पालन पोषण किया। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार और जीवन के मूल्य सिखाए। वे हमेशा मुझे भावनात्मक सहारा और सही मार्गदर्शन देती हैं। उनसे मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, इसके अलावा भी आप अपने शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 है, खड़ग सिंह ने सुल्तान को कैसे छीना था? हार की जीत कहानी के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। आंसर करेंगे, हार की जीत कहानी में खड़ग सिंह ने गरीब और दिव्यांग बनकर मदद की मांग की। फिर वह घोड़े पर सवार हुआ और सुल्तान को धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद खड़ग सिंह जो है वो घोड़ा लेकर भाग गया, लेकिन अंत में उसने सुल्तान को उसके असली मालिक को लौटा दिया, क्योंकि उसने मालिक के प्रति क्या दिखाया? सम्मान दिखाया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नत सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ग भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। पद्यांश के अनुसार हिमालय का प्रमुख गुण क्या है? तो यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में ही हमने देखा ऊंचा खड़ा हिमालय, तो यानी हिमालय का गुण क्या है? बहुत ऊंचा होना, ये उसका गुण है। नेक्स्ट देखिए, पद्यांश के अनुसार सिंधु शब्द का क्या अर्थ है? सिंधु क्या है? सागर के लिए प्रयुक्त हुआ है। पद्यांश के अनुसार कवि का अपनी मातृभूमि के लिए क्या भाव है? तो उसके लिए क्या भाव है? गौरव का भाव है, अहंकार का, घृणा का, हिंसा का नहीं है। ठीक है, पद्यांश में भारत की कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? तो यहाँ पर भारत की विशेषताएं, आर्थिक विशेषता नहीं बताई गई है, वैज्ञानिक नहीं है, सामाजिक नहीं है, प्राकृतिक यानी प्रकृति के बारे में बताया गया है, तो प्राकृतिक विशेषताएं बताई गई हैं। प्रश्न 8 है, पद्य पाठों के आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। बारिश में भीगने से बचने के लिए किन 2 चीज़ों का उपयोग किया जाता है? तो बारिश में जो है भीगने से बचने के लिए एक तो हम छाते का प्रयोग करते हैं, तो छाता लिख देंगे। दूसरा हम और क्या ले लेते हैं? रेनकोट ले लेते हैं ना, तो रेनकोट हो जाएगा। रहीमन देख बड़ेन को लघु ने दीजिए डारी, इस भाव को सिद्ध करने के लिए रहीम ने किन 2 वस्तुओं का उदाहरण दिया है? तो किन 2 वस्तुओं का उदाहरण दिया है कि बड़े को देखकर छोटे की जो है, छोटे को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसकी भी उतनी ही अहमियत होती है जितनी कि बड़े की होती है। ये यहाँ पर दिया गया है कि हमें छोटे जो लोग होते हैं हमसे, जिनको हम कमतर समझते हैं, अपने से कम समझते हैं, फिर चाहे वो जॉब में है या घर पे काम करने वाले लोग होते हैं, इस तरह से, तो उनको हमें कभी भी छोटा नहीं आंकना चाहिए। तो इसमें किसका उदाहरण दिया है उन्होंने? सुई का उदाहरण दिया है कि सुई जो है अपना काम करती है, और कि तलवार के सामने सुई को कम नहीं आंकना चाहिए, सुई के अपने काम है, तलवार के अपने काम हैं। 3 है, आमतौर पर जब बारिश होने वाली होती है तब मौसम में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, ये आपको बताना है कि जब बारिश होने वाली होती है तो क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए क्या होता है, काले बादल छा जाते हैं, आंधी आती है, तो ये सब आपको लिखना है।
तो आंसर रहेगा जब बारिश होती है तो मौसम में काले बादल छा जाते हैं, हवा चलती है और आंधी आती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9 है, पद पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। तो आपको 30 से 40 शब्दों में आंसर करना है। आपको अपने देश भारत में क्या क्या अच्छा लगता है, मातृभूमि कविता के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। तो हमें मातृभूमि कविता के आधार पर अपने देश में क्या अच्छा लगता है, मुझे अपने देश भारत में इसकी सुंदर प्रकृति, नदियाँ, खेत खलिहान, पर्वत और लोगों की सादगी बहुत अच्छी लगती है। भारत की विविध संस्कृति, प्रेम और आपसी भाईचारा मेरे देश को खास बनाते हैं। इसके अलावा भी आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आपके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बोलते समय किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। रहीम के दोहे के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। तो आंसर क्या रहेगा, रहीम के दोहे के आधार पर बोलते समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी 3 बातें हैं? पहली है शब्द मीठे और विनम्र हों। दूसरी, बात सोच समझकर कहनी चाहिए। तीसरी, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। ये जो है आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक बारिश होने के क्या परिणाम हो सकते हैं। अपने अनुभव के आधार पर आपको उत्तर देना है। बहुत अधिक बारिश होने के क्या परिणाम हैं? बहुत ज़्यादा बारिश होने से नदियाँ उफान पर आ जाती हैं, बाढ़ आ सकती है, खेतों की फसलें खराब हो जाती हैं और सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे लोगों को परेशानी हो जाती है। इसके अलावा आप लिख सकते हो यातायात ठप हो जाता है। तो आपने भी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस की है ना, जब बारिश ज़्यादा हो जाती है, तो बस वही आपको आंसर में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, खंडग्रह रचनात्मक लेखन दिया गया है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। आप योगिता राज हैं, अपने मित्र को जन्मदिन की दावत का निमंत्रण देते हुए आपको पत्र लिखना है। अथवा में आप योगिता राज हैं, आपके क्षेत्र किरण नगर में सड़कों की सफाई नहीं हो रही है, इसकी शिकायत करते हुए दिल्ली नगर निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखना है। तो दोनों में से कोई एक करना है। आंसर यहाँ से करेंगे। पहला पत्र हम लिख रहे हैं अपने मित्र को जन्मदिन की दावत का निमंत्रण देते हुए। तो प्रेषक कौन है, यानी जो भेजने वाला है योगिता या राज है। गली नंबर 4 किरण नगर दिल्ली। दिनांक आप लिख देंगे प्रति, यानी प्रिय मित्र आर्या। सप्रेम नमस्कार, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरा जन्मदिन जो है वो 5 नवंबर को है। इस अवसर पर मैंने अपने घर में एक छोटी सी क्या रखी है, दावत का आयोजन किया है। दावत शाम 6 बजे शुरू होगी। तुम्हारे आने से मेरी खुशी दोगुनी हो जाएगी। कृपया समय पर अवश्य आना। तुम्हारा प्रिय मित्र राज या योगिता। इस तरह से आपको पत्र लिखना है। दूसरा पत्र है सड़कों की सफाई न होने पर शिकायत पत्र। तो प्रेषक इसी तरह से लिखेंगे। प्रति रहेगा अध्यक्ष महोदय, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली। ठीक है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम ही क्या करता है, सफाई करते हैं। तो विषय क्या रहेगा, सड़कों की सफाई न होने पर शिकायत पत्र है। महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता या चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र किरण नगर की सड़कों पर कई दिनों से कूड़ा फैला हुआ है और सफाई नहीं की जा रही है। इससे बदबू फैल रही है और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। आपसे निवेदन है कि सफाई कर्मचारियों को शीघ्र यहाँ भेजा जाए ताकि क्षेत्र स्वच्छ और स्वस्थ रह सके। तो भवदिया लिख देंगे राज और योगिता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। जीवन में समय का महत्व, या मेरा प्रिय विषय, या स्वतंत्रता दिवस। तीनों में से कोई एक आपको लिखना है। आंसर रहेगा, ठीक है, तीनों पे हम लिखेंगे। कोई भी एक आप लिख सकते हो अपने शब्दों में। केवल यहाँ पर बताया गया है कि लिखना किस तरह से होता है। तो जीवन में समय का महत्व है। समय जीवन का सबसे कीमती धन है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता, इसलिए हमें हर काम किस पर करना चाहिए बच्चों, समय पर करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए समय का विशेष महत्व है, क्योंकि पढ़ाई, खेल और आराम का संतुलन समय से ही बनता है। जो लोग समय का मूल्य जानते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। ख रहेगा मेरा प्रिय विषय। तो मेरा प्रिय विषय विज्ञान है। मुझे यह विषय रोचक लगता है क्योंकि इसमें हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद मिलती है। विज्ञान हमें नई खोजें करने, तकनीकी प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसमें प्रयोगशाला के प्रयोग बहुत मनोरंजक होते हैं। मैं भविष्य में वैज्ञानिक बनकर देश की सेवा करना चाहता या चाहती हूँ। नेक्स्ट जो दिया गया है वो है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है, ठीक है, जो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन 1947 में हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। इस अवसर पर सभी विद्यालयों, कार्यालयों और सरकारी इमारतों में तिरंगा फहराया जाता है। देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं और बलिदानियों को याद किया जाता है। यह दिन हमें अपने कर्तव्य और देशभक्ति की भावना की याद दिलाता है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।